ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और हम बात कर रहे हैं आतंकवाद के मुद्दे की। जेडीयू का कहना है कि महाबोधि मंदिर की घटना पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। पार्टी का कहना है कि बिना कुछ सोचे समझे नेता गया में विरोध करने लगे। छत्तीसगढ़ की घटना पर क्यों नहीं बंद बुलाया गया? इस मुद्दे पर बीजेपी और आरजेडी का नेचर सेम रहा है। बिना जांच के परिणाम आए, बिना स्पष्ट सबूत मिलने के बाद इन लोगों ने उस दिन गया में इस घटना का विरोध कर दिया। तो क्या सभी चीज राजनीति के दायरे में और विरोध के दायरे में यदि आ जाए तो यह देश के लिए भी अच्छा नहीं है। कुर्सी पर बैठने वाले लोग और बड़े ओहदे पर बैठने वाले लोग भी यदि ऐसे सवालों पर सड़क पर बैठ जाए जिस सवाल को लेकर के सारे देश में चिंता व्यक्त की जाए, आश्चर्य होता है, हैरत होता है। राजनीति में कभी कभी विमेल समझौता होते हैं और उस विमेल आज तक देख नहीं रहे हैं, दोनों के स्वर एक जैसा है। तो नई नई अभी परिभाषा विपक्ष की भी प्यार में लिखी जा रही है, इसलिए इस पर कहने की जरूरत नहीं है। प्राल महाबोधि मंदिर सीरियल ब्लास्ट मामले में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह का रवैया या तो सोची समझी राजनीति है या फिर वक्ती जज्बात। पहले तो वे गया में नीतीश सरकार के प्रति नरम दिखे, वहीं पटना में तेवर तल्ख कर लिया। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार अराजक स्थिति में चल रही है। क्या इस ब्लास्ट से बिहार की राजनीति भी प्रभावित होने वाली है? देश को निजात दिलाने के लिए गवर्नमेंट का एक कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान होना चाहिए, चाहे वह किसी प्रकार का कोई ब्लास्ट हो, चाहे वह केमिकल अथवा बायोलॉजिकल अथवा साइबर अटैक हो। इन सब सारी चुनौतियों का मुकाबला हमारे यहाँ की सुरक्षा एजेंसियां कर सकती हैं और मैं सरकार से यह भी अपेक्षा करता हूँ, चाहे इंटेलिजेंस हो, चाहे इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हो अथवा हमारी सिक्योरिटी एजेंसी हो, इन तीनों के बीच परस्पर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। आज जैसे कांग्रेस एंड यूपीए गवर्नमेंट ने हालात पैदा कर दिए हैं कि आईबी और सीबीआई दोनों को एक दूसरे के सामने लाकर खड़ा कर दिया है, तो केवल इस कारण हुआ है क्योंकि इस प्रकार की संस्थाओं का कांग्रेस एंड यूपीए गवर्नमेंट के द्वारा मिसयूज किया जाता है। आतंकवाद और माओवाद का जो संकट है, इस संकट से निपटने के लिए कोई राज्य सरकार अकेले सक्षम नहीं हो सकती। सरकार की बात करेंगे, हमारा व्यक्तिगत विरोध किसी के साथ नहीं, लेकिन सरकार जिस तरीके से चल रही है इस समय और जैसी अराजक स्थिति पैदा हो गई है, स्वाभाविक रूप से सारे बिहार को चिंता होगी। के मुद्दे पर भी जमकर सियासत खेली जाने लगी है। गुलाम गौर साहब हमारे साथ बने हुए लगातार, उनसे हम बात करते हैं कि आतंकवाद के मुद्दे पर सियासत। एक तरफ आपका वो सबसे शक्तिशाली राष्ट्र अमेरिका है जहां 9/11 की घटना हुई और उसके बाद आज तक पूरे अमेरिका में, जिसका भूभाग भारत से बहुत बड़ा है, वहां कोई घटना नहीं हुई है, कोई आतंकवादी गतिविधि नहीं हुई है, बल्कि जिसने उसको किया उसको अमेरिका ने सबक सिखा दिया। और यहां आप देखिए साहब, भारत में कुछ नहीं हो पा रहा है। देखिए, आपने अमेरिका का बात किया, अमेरिका कभी भारत का आदर्श नहीं बन सकता है जी। और हमसे पूछेगा तो मैं स्पष्ट रूप से कहता हूँ कि आतंकवाद का जन्मदाता अमेरिका ही है जी। इतना बड़ा आतंकवादी देश जो है दुनिया में कोई नहीं होगा। इसकी नीति है कि सारे देश को लूट के अपने खुशहाल रहो। कहीं पर पेट्रोल के लिए आतंकवाद फैलाता है, कहीं पर हथियार बेचने के लिए आतंकवाद फैलाता है। उसामा बिन लादेन इसी का चेला था, बाद में इसका गुरु बन गया तो मरवाया इसने। और इस तरह की अनेकों घटनाएं हैं। इससे क्या अपेक्षा की जा सकती है? हम लोगों की इस समस्या का समाधान अपने ढंग से अपने परिवेश में ढूंढना होगा। फिर भी उसने अपने आप को सेफ तो रखा क्या है। सेफ क्या? पूरे देश को, दुनिया को बर्बाद करता है। अमेरिका इतना बड़ा कोई आतंकवादी देश होगा जी, और वो भी एक धर्म विशेष को टारगेट करके। जी जी, इस बात से इत्तेफाक रखा जा सकता है। सरवत फातिमा जी, जो बातें यहां पर हो रही हैं, लेकिन ये चीजें तो माननी होगी कि टेक्निकल टर्म्स पे आप जाओ, कोई क्या कुछ कर रहा हो, अमेरिका चाहे दूसरे देशों के बारे में कुछ भी सोच रहा हो, उसके अपने घर में तो आतंकवादी गतिविधि नहीं हो रही। देखिए, सही कहा गौस भाई ने कि हमारा आइडियल नहीं है, अमेरिका नहीं है जी। हमारे जो राष्ट्र की बनावट है, या जो हमारे राष्ट्र में जिस तरह के लोग रहते हैं, या डेमोक्रेटिक हमारा एक ढांचा है, उसमें जो हमको सूट कर रहा है हम उस हिसाब से काम कर रहे हैं।
और आतंकवाद से निपटने के लिए हम सबको जागरूक रहने की जरूरत है। हमारे सारे पार्टियों को अपने निजी फायदे से ऊपर उठ करके देश के हित में सोचना चाहिए, समाज को भी आगे आना चाहिए। हमारे आसपास ही जन्मा होता है कोई भी आतंकवाद, हमारे आसपास ही चल रहा होता है कोई भी आतंकवादी। तो हमें सचेत, जागरूक और कोई भी जो भी सरकार वहाँ स्टेट में हो या सेंटर में हो, उनको इस तरह के मुद्दे पर 100% सपोर्ट करने की जरूरत होती है राष्ट्र हित में, ना कि हम अपने फायदे के लिए वक्ती राजनीति सेकने के लिए हम फायदा उठाने लग जाए। बंद बुलाना या फिर बयानबाजी करना, इससे परहेज करना चाहिए। ऐसे मौके से बयानबाजी करने के लिए, बंद बुलाने के लिए या राजनीति करने के लिए बहुत सारे मुद्दे होते हैं, लेकिन इस तरह के जो मुद्दे होते हैं जो हमारे रूह को करची करची कर जाता है, हमारे एक जो हमारी सद्भावना की एक माहौल होता है उसको तार तार कर जाता है, ऐसे मौके पे ना तो राजनीति होनी चाहिए, ना ही वक्ती फायदे के लिए रोटी सेकनी चाहिए। जो कोई भी सरकार हो, जिस किसी भी पार्टी की हो, उसके लिए उसको इमोशनल सपोर्ट एटलीस्ट जरूर देना चाहिए। रामकिशोर जी, इतना संवेदनशील मुद्दा है, इस पर लगातार बयानबाजी और सियासत हो रही है, लगातार आवाजाही नेताओं की जारी। मैं नहीं समझता हूं सिर्फ आपकी पार्टी की बात है, जिस तरह के देश भर में बयान आए हैं पिछले 72 घंटों में, जो कुछ स्थिति है वो ये बताती है कि संवेदनशीलता दिखाई जानी चाहिए इस मुद्दे को लेकर, राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। अच्छा, कम से कम आतंकवाद के मुद्दे पर राजनीति कौन कर रहा है जी? मान लिया बार बार खुफिया एजेंसी हुआ, कोई एहतियात नहीं बरता गया, जो परसों था वो भी कल ही था जी, कोई नई उसमें सुधार नहीं किया गया उसकी सुरक्षा में, या जिन जिन जगहों को चिन्हित किया गया था। बार बार महाबोधि मंदिर आ रहा था और यह 6:20 पर माननीय मुख्यमंत्री जी को सूचना मिलती है जी, सीधे वो दौड़ के जाते हैं। लेकिन उसी दिन इनकी पार्टी की बैठक बुलाई गई थी विस्तारित राज्य कार्य समिति के जी, जो मुख्यमंत्री पहले उस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन आतंकवादी घटना के बाद उन्हें गृह मंत्री से बात करना चाहिए था, बुलाना चाहिए था जल्दी से जल्दी। जो NIA की टीम आई उनको प्रधानमंत्री से बात करनी चाहिए थी। उनके विदेश में भी जो लोग बात करना चाह रहे थे, मुख्यमंत्री जी अपने राजनीतिक कार्यक्रम को नहीं रोके। कैसे हमें जवाब देना है RJD के हमलों को राजनीतिक, कैसे जवाब देना है BJP जो आज नया प्रतिपक्ष में आया है उसकी। और इनके यहाँ वह भोज हुआ, मुर्गा के टांग चला, वहां दाल मखानी चला, कहां चला? जहां उस सरकारी कार्यक्रम के लिए इनको एक अन्य मार्ग मिला हुआ है, वो पार्टी के बैठक के लिए नहीं है। कोई मुख्यमंत्री, इवन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कोई पार्टी की बैठक नहीं करते हैं प्रधानमंत्री हाउस में, और कोई मुख्यमंत्री हाउस में नहीं करता है। तो जब राज्य सरकार ही घटना घटने के बाद भी क्या यह प्रोग्राम टाला नहीं जा सकता था क्या? 6:20 तक तो एक भी मुर्गा की जान नहीं गई थी, सब्जी नहीं काटी गई थी, दाल मखानी नहीं बनाया गया था, मिठाई नहीं मंगाया गया था। गुलाम गौर साहब से भी हम यहाँ पर सवाल करेंगे इस मुद्दे को लेकर के। गुलाम गौर जी से भी जानना चाहेंगे रामकिशोर जी। 4 घंटा पार्टी की मीटिंग करते हैं कि कैसे सबक सिखाना है बीजेपी के लोगों को, कैसे RJD के लोगों का आक्रमण का सामना करना है, कोर ग्रुप बनाते हैं। कहाँ ही चिंतित है कि जो घटना घट गई इसके जो असली कल्पित है वो पकड़ा जाए। तो राजनीति कौन कर रहा है? इसको असंवेदनशील कौन बना रहा है? इसकी जिम्मेवारी लेंगे कि नहीं? माननीय जिम्मेवारी यहाँ पर लेनी चाहिए गुलाम गौर जी। और साफ तौर पर न सिर्फ समर्थन करने वाला न सिर्फ मुख्यमंत्री को बल्कि सभी राजनीतिक दलों को सोचना चाहिए इस विषय पर। 2-3 घटनाओं का जिक्र कर देता हूँ। रामकिशोर जी ने तो कुछ दूसरे ढंग से कहा। सदन में मैं जब विपक्ष का नेता था तो कई अवसर ऐसे आए, जैसे मिड डे मील के मामले पर, और पटना यूनिवर्सिटी में कुछ लड़कों का डिस्टरबेंस हो गया था, आंदोलन का रूप था, कुछ गलत दिशा में छात्र जा रहे थे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी उस समय इतने संवेदनशील हो गए, मिड डे मील के मामले पर, छात्रों का जो आंदोलन शुरू हो गया उस मामले पर चिंता हो गई,
उनकी कि कहीं ये छात्र आंदोलन हमारे सत्ता को नहीं पलट दे। उस समय रामकिशोर भाई भी साथ में थे। सारे विरोधी दलों को और अन्य एनजीओ के संगठनों को बुलाया था, लेकिन इतना बड़ा मामला जब राजहित का मामला था, अगर उनकी नीयत साफ होती, निष्पक्ष होते, वो दूसरे को कहते राजनीति नहीं करना चाहिए, तो क्या इसके लिए सर्वदलीय बैठक की जरूरत नहीं थी? क्या इसके लिए सामाजिक कार्यकर्ताओं को बुला के बात करने की जरूरत नहीं थी? क्या इसके लिए एनजीओ से जुड़े लोग को बात करने की जरूरत नहीं थी? ये कोई जरूरी नहीं कि केवल राजनीतिक दलों को ही बुला के नहीं कैंसिल कर सकते थे। 6:20 एक मिनट रामकिशोर, मैं उन बातों पर नहीं जाऊंगा अभी, कहने के लिए तो बहुत सारी बात है। तो इस मामले पर नहीं कोई बैठे। इतना संवेदनशील मामला, बिहार में पहली बार ऐसी घटना घटी जो हमारे माथे पर कलंक है जी। चाहे किसी धर्म के मानने वाले लोग हैं, आज हुआ है, कल हो सकता है किसी मस्जिद में होगा, किसी गिरजाघर में होगा, किसी चर्च में होगा, कहाँ क्या होगा पता नहीं। और इस मामले पर इन्होंने सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाई। मैंने आपको 3 घटनाओं का जिक्र किया। मिड डे मील का मामला था, छात्र आंदोलन चला था, बहुत घबरा गए थे पटना यूनिवर्सिटी में कि कहीं 74 की तरह ही ना उलट दे। हम लोग भी थे 74 आंदोलन में जी। तो उनको चिंता हो गई थी उस समय, कितने जिम्मेदार हैं, कितने क्या कर रहे हैं। एक मिनट, लेकिन यहाँ पर सिर्फ मुख्यमंत्री के बारे में बातें करके हम लोग ये नहीं भूल सकते कि ये सबों की जिम्मेवारी है। नहीं मैं आपकी बात का एक मिनट ठीक कहते हैं आप, सबकी जिम्मेदारी मैं भी स्वीकार करता हूँ, लेकिन ये राज्य के मुखिया हैं। बिल्कुल, जिस तरह से परिवार में कोई मुखिया होता है, गार्जियन होता है, उसकी बात लोग समझते हैं। ये राज्य के मुखिया हैं, इनका फर्ज था पहले कि सबको बुला के और मामले में कैसे बात किए, इस मामले में क्यों नहीं? इतना संवेदनशील मामला जी, इतना गंभीर मामला जी। चलिए वो बात किए नहीं किए वो भी सही है, आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया। लेकिन आप राहुल जी बता दीजिए, क्या उस दिन जो दिन भर होते रहा ये कन्या मार्ग में, वह जायज है? ये हम फातिमा जी से पूछना चाहते हैं। इन्होंने चलिए ये कांग्रेस की है, ये उसके बारे में जवाब नहीं देंगे। से इनकी सरकार है, सीपीआई के लोग सुन रहे होंगे, मैं पूछना चाहता हूँ, 4 निर्दलियों से पूछना चाहता हूँ और जदयू के तमाम विधायकों से पूछना चाहता हूँ, संवेदनशील मुद्दा है, क्या उस दिन उचित था? मुख्यमंत्री को ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपने बिल्कुल सही किया, कहा है जी जी, बहुत ठेठ कहावत है जी। तू पिए तो शरबत और मैं पीऊं तो ताड़ी। बिल्कुल, ये दोहरा पैमाना नहीं चलेगा, इसलिए विरोध हुआ। सूचना के बाद ये खुफिया तंत्र फेल हुआ था, इन्होंने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया, सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाई, इससे लोग ये हुए। चलिए फातिमा जी, यहाँ सवाल ये उठता है कि इस मामले में क्या केंद्र सरकार को भी संवेदनशीलता नहीं दिखानी चाहिए थी? क्या तुरंत फोर्स डिप्लॉय नहीं करना चाहिए? क्या वहाँ पर तुरंत आप तब शायद ये कुछ ज्यादा बता रहे हैं। केंद्र सरकार डायरेक्ट फोर्स कैसे भेज देगी आप बता दीजिए। जब तक यहाँ से अगर कहीं कोई टेररिस्ट अटैक होता है, अगर कहीं कोई सिचुएशन मॉब वाली क्रिएट होती है, अगर कोई ऐसी स्थिति ऊपर वाले का शुक्र केंद्र वाले की वैसी स्थिति नहीं बनी है। ऊपर वाले का शुक्र है। नहीं, टीम लाने में 14 घंटा क्यों लगा? जबकि सर बहुत जोर से साक्ष्य मिट गया। सर बहुत जोर से बोलने से आवाज, ये बातें सच नहीं हो जाती है। एनआईए की टीम चली थी, मौसम की गड़बड़ी की वजह से उनकी फ्लाइट वापस गई है, फिर उनको बाई कार भेजा गया। उस दिन बारिश हो गई थी, शायद याद होगा आप लोगों को, इसलिए बहुत जोर से कोई बात बोलना जरूरी नहीं है। अब बाई कार नहीं, बाई कार पटना से गए हैं। पटना से निकलने के बाद उनकी फ्लाइट डिले हो गई थी। नहीं, मौसम की खराबी की वजह से, लेकिन मौसम की खराबी की वजह से एनआईए की टीम आकर फिर वापस हुई थी। क्या फ्लाइट का कुछ चक्कर था, हमने न्यूज में भी देखा था। ये बाद में उनको बाई कार यहाँ से भेजा गया। खैर बहरहाल एनआईए की टीम आ गई। आपने जो बताया फोर्स के मामले में, ऊपर वाले का शुक्र अदा कीजिए कि वैसी नौबत नहीं आई। डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट फोर्स नहीं भेजती है जब तक डिमांड नहीं किया जाता। हाँ, नीतीश जी ने अभी डिमांड रखा है कि सीआईएसएफ या फिर सीआरपीएफ की वहां पे सिक्योरिटी लगाई जाए, लेकिन ये डिमांड उनको 6 महीने पहले रखनी चाहिए। बिल्कुल रखनी चाहिए, बिल्कुल रखनी चाहिए, 6 महीना पहले, 12 अक्टूबर को बिल्कुल रखनी चाहिए थी। तब रामकिशोर जी ने क्यों नहीं ये बात उठाया? सर्वदलीय बैठक बुलानी भी चाहिए, बिल्कुल उठानी चाहिए थी, बिल्कुल करनी चाहिए थी। ना सुनिए,
खुफिया देश के आंतरिक और बाह्य सुरक्षा की जिम्मेवारी न तो इनके साथ केंद्र में सरकार चला रहे वो लोग ले सकते हैं, और न राज्यों में जो मुख्यमंत्री होता है वो विभाग उसके जिम्मे है, वह करेगा। क्या गठबंधन चला रहे हैं और अभी भी वही राजीव गांधी और इंदिरा गांधी वाला कांग्रेस सोच रहे हैं। सर एक सिर्फ गठबंधन की बात कह देने से आप अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो जाएंगे। चलिए कौन किसकी जिम्मेदारी से मुक्त होगा? जिम्मेदार होगा आप पवन बंसल की जिम्मेदारी से मुक्त में है, कहाँ मुक्त में? हम तो हटाना है, मुक्त कर दिया प्रधानमंत्री को कोयला घोटाले से। आपने देखा होगा कि बंसल जी को बोल रहे हैं विदिन आवर बंसल जी को अपना पद छोड़ना पड़ा। चलिए यहाँ पर खाने के लिए उसके मामू को, उसके भगिनवा को मिला 10 करोड़ रुपया। उस मुद्दे से मत चलिए इस मुद्दे का राजनीतिकरण यहाँ ए को हम जेड से नहीं मिला सकते। बहरहाल हम ये जनता को जरूर बता देते हैं कि जो कुछ हुआ है महाबोधि मंदिर के मसले पर, उसके बारे में बताते हैं, वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि क्या महाबोधि मंदिर सीरियल ब्लास्ट मामले में राजनाथ सिंह ने नीतीश कुमार का बचाव किया है? क्या इस मुद्दे पर सुशील कुमार मोदी और राजनाथ सिंह की राय अलग अलग है? क्या बिहार की राजनीति में कोई नई खिचड़ी पक रही है? गया में राजनाथ सिंह ने जो बयान दिया उसके बाद ये सवाल बिहार की सियासी फिजा में तैर रहे हैं। महाबोधि मंदिर सीरियल ब्लास्ट पर राजनाथ सिंह ने जिस तरह से नीतीश कुमार के प्रति नरमी दिखाई, उसके राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। जब राजनाथ सिंह महाबोधि मंदिर का जायजा लेने के लिए मंगलवार को बोध गया आए तो उन्होंने कहा कि कोई भी राज्य सरकार आतंकवाद की समस्या से निपटने में अकेले सक्षम नहीं है। उन्होंने इसके लिए केंद्र सरकार को जिम्मेवार माना। आतंकवाद और माओवाद का जो संकट है, इस संकट से निपटने के लिए कोई राज्य सरकार अकेले सक्षम नहीं हो सकती। मैं समझता हूं केंद्र सरकार को सारी राज्य सरकारों को कॉन्फिडेंस में लेकर ही इस आतंकवाद अथवा माओवाद के संकट से इस देश को निजात दिलाने के लिए अपनी तरफ से कदम उठाना चाहिए। जबकि बिहार भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने इस घटना को नीतीश सरकार की नाकामी करार दिया है। सारी सूचना होने के बाद एक मंदिर की सुरक्षा की व्यवस्था क्यों नहीं कर पाए? और इतना ही नहीं तो इसलिए इस पूरे आतंकी घटना के लिए केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार, ये दोनों को मैं जिम्मेवार मानता हूं कि इन्होंने उस मंदिर की सुरक्षा की घोर उपेक्षा की है। 23 अक्टूबर 2012 को शहीद मकबूल ने इस बात को कबूल किया और तो उसके बावजूद बिहार सरकार ने यह कार्रवाई क्यों नहीं की? उसके लिए क्यों नहीं व्यवस्था की बिहार सरकार ने? 4 जगह जहां विस्फोट हुआ है उन चारों जगहों पर सीसीटीवी कैमरा थे ही नहीं, और ये पता नहीं कि वो सीसीटीवी कैमरा रात को, अब ये पता नहीं कि भाई इतनी सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम था तो कोई व्यक्ति कैसे प्रवेश कर गया, प्रवेश करके कैसे उसने प्लांट कर दिया। ये कोई सामान्य घटना नहीं है। आखिर राजनाथ सिंह ने नीतीश कुमार के लिए नरमी क्यों दिखाई, जबकि बीजेपी के अन्य नेताओं ने नीतीश पर हमला बोल रखा है? क्या राजनाथ सिंह बिहार में कोई नया संकेत देना चाहते हैं या फिर कोई राजनीतिक मजबूरी है? वैसे महाबोधि मंदिर सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट आंतरिक सुरक्षा का बेहद संवेदनशील मसला है। आईबी और एनआईए की चेतावनी के बाद भी राज्य सरकार सतर्क नहीं थी, जिसके लिए नीतीश सरकार की चौतरफा आलोचना हो रही है। इसके बाद भी राजनाथ सिंह ने नीतीश कुमार पर अटैक करने के बजाय एक तरह से उनका बचाव किया है। आर्यन न्यूज के लिए गया से रत्नेश कुमार की रिपोर्ट। आखिरकार क्यों चुप रहे राजनाथ सिंह? क्या उनके गया में जो सुर थे वही सुर पटना में नजर आए? पटना में उन्होंने गर्मी दिखाई और गया में नरमी। इसका क्या मतलब है ये खुद बीजेपी के प्रवक्ता रामकिशोर सिंह जी से समझते हैं। वहां पर उन्होंने केंद्र सरकार को घेरा, यूपीए 2 सरकार को घेरा, उनके ऊपर में तमाम जिम्मेवारी डाली। उस समय नीतीश कुमार को क्यों नहीं घेरा, जिसके बारे में आपने इतनी सारी बातें कही? देखिए, वह राष्ट्रीय नेता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्होंने प्रश्न ही उठाया कि चाहे आईबी हो, चाहे सीबीआई हो या सिक्योरिटी एजेंसियां हो, आपस में लड़ाने का केंद्र सरकार काम कर रही है। लेकिन यहाँ उन्होंने कहा है आकर के
वह बात रखी। यहाँ उन्होंने कहा कि इसमें केंद्र सरकार जो लड़ा रही है उसके लिए दोषी है, और इन्होंने सचेत करने के बाद भी कदम नहीं उठाया, तो यह पुराने आरजेडी के दिनों को याद दिलाती है। राजनाथ सिंह के स्वर जो गया में थे वही स्वर यहाँ है, और वही स्वर जीवन भर में रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के जिस दिन कथनी और करनी में अंतर हो जाएगा, तो राम किशोर जैसे लाखों कार्यकर्ता कोई खर्ची नहीं चलती है किसी पार्टी से। हम सब लोग पहले भारत के नागरिक हैं, चाहे हमारे डॉक्टर फातिमा जहां हो, चाहे हमारे भाई गुलाम गौस साहब हो, चाहे आप हो, हमारी यह मातृभूमि है, और हम उनका स्वर एक था। और क्या करें, जब हम कह रहे हैं, ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं, सारा जग कह रहा है, तब तो मुर्गा का टांग तोड़वा रहे थे, अपने ये संजीदगी नहीं दिखा रहे थे। और मुख्यमंत्री कहे मैं क्या कर सकता हूँ, घटना घट सकती है। भैया तो आप कुर्सी पर काहे बैठल है जब आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं। कल तक कहते थे लालू जी का जंगल राज है, मैंने अमन चैन ला दिया, और अब भारतीय जनता पार्टी रूपी आत्मा आपके शरीर से निकल गई। अब जोड़ तोड़ में सरकार बचाने में लगे हैं, तो कहते हैं क्या कर सकते हैं। चलिए ये एकदम लाचार है, तो काहे कुर्सी पर बैठे रहे। जब आप उग्रवादी और आतंकवादी घटना और रोज होने वाले अपराधी घटना को नहीं रोक सकते क्या हैं, तो फिर काहे के लिए बैठे हुए। सरवर फातिमा जी, क्या उग्रवाद, आतंकवाद और नक्सलवाद हमारे देश के नाम पर एक काला धब्बा नहीं है? क्या उसने बिहार की राजनीति को, बिहार के अमन चैन को प्रभावित नहीं किया? और क्या जो ये घटना 1947 के बाद पहली बार हमारे बिहार राज्य में हुई है, इसके आगे अमन चैन बहाल रह सकेगा? इतनी इससे बड़ी घटना अगर हो गई तो क्या करेंगे? नहीं होगी, नहीं होनी चाहिए। हमने पहले ही कहा कि इस तरह की घटनाओं पे या इस तरह के मुद्दे पर हमें राजनीति से प्रेरित होकर के किसी तरह की बात नहीं करनी चाहिए। जिस किसी की भी सरकार हो, जो कोई भी हो, उनको ताकत देनी चाहिए, उनको सपोर्ट करनी चाहिए, और समाज को भी आगे आना चाहिए। राजनीति ऐसे मुद्दे पर नहीं होना चाहिए। वाकई ये हमारे बिहार पे, हम सब पे कलंक है, और हम दुआ करेंगे कि आगे ऐसा नहीं हो। लेकिन एक लफ्ज और जरूर कहना चाहेंगे कि काश बीजेपी के भाइयों को ये संवेदनशीलता फारबिसगंज के वक्त भी याद आई होती, तो शायद कुछ और नजारा देखने फिर एक राजनीति ठोकिया दी। चलिए समय की बहुत कमी है। रामकिशोर जी आपकी राय ले चुके हैं। अब गुलाम गौस साहब, आपकी गुलाम गौस जी आपसे जानना चाहेंगे, आतंकवाद, नक्सलवाद और ये तमाम जो मुद्दे हैं, ये देश के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, और इन पर संजीदगी से विचार करने की जरूरत है। एक बात तो निश्चित रूप से है कि हम लोगों को इसके जड़ में भी जाने की जरूरत है, बहुत ठंडे दिमाग से, कि लोग माओवादी क्यों हो जाते हैं, उग्रवादी क्यों हो जाते हैं। जब तक हम इस समस्या का मतलब निदान नहीं करेंगे, तब तक जरा मुश्किल है आतंकवाद पर काबू पाना या माओवाद पर काबू पाना। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि हमारे राज्य की जिस तरह की संस्कृति है, परंपरा है, आपसी सद्भाव है, यहाँ पर आतंकवाद बहुत दूर दूर तक हमको नहीं नजर आता है कि यहाँ पर पनपेगा। मैं एक उदाहरण देकर बात समाप्त कर दूंगा जी। कि मैं गया था, एक लड़का गिरफ्तार हो गया था, मुस्लिम लड़का ही, आतंकवाद के नाम पर शक पे ही। तो उसके जब शक पर आए जो लोग पहुंचे थे दिल्ली वाले, तो उनके माता पिता ने स्वयं से उनको कर दिया, ठीक है आप ले जाइए, पूछताछ कीजिए, लेकिन मेरा लड़का इस तरह का नहीं। तो शायद मुझे जहाँ तक जानकारी कि वो लड़का बाद में छूट भी गया। लेकिन सरकार को भी, चाहे राज्य की सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो, कोई सरकार हो या कहीं की सरकार हो, जी, इसमें जो है भेदभाव उसको नहीं करना, भेदभाव नहीं करना। टारगेट बनाइएगा किसी को तो मन में रोष पनपे। चलिए, बहरहाल आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए, इस पर अपना विचार व्यक्त करने के लिए। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आतंकवाद के मुद्दे पर राजनीति की जानी चाहिए? बिल्कुल नहीं। अगर सियासी दलों के मन में यह बात समा जाएगी तो हो सकता है कि आगे इस तरह की घटनाओं पर बहुत हद तक लगाम लग सके, क्योंकि राजनीति से देश, समाज और तमाम लोग बहुत हद तक प्रभावित होते हैं। ऐसे में जरूरत है संजीदगी से उग्रवाद, आतंकवाद और नक्सलवाद जैसे संवेदनशील मुद्दों पर विचार करने की। दीजिए इजाजत, नमस्कार।